हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अभिषेक रेणु। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 25 जुलाई 2021 का मेंस का इवनिंग सेशन का पेपर का जो लेवल था वो कह सकते हैं मॉडरेट लेवल था। मतलब उसमें उतने ज़्यादा टफ क्वेश्चंस भी नहीं पूछे गए थे, ट्रिकी क्वेश्चंस उतने ज़्यादा नहीं थे। तो क्वेश्चंस का लेवल जो है वो हम नॉर्मल कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या था। सारे क्वेश्चन का हम लोग कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर सीक्वेंस इज। बॉन्ड ऑर्डर का इसमें पूछा जा रहा है। तो सारे स्पीसीज सेम ही है, चलो ठीक है। तो O2 2 माइनस जो है इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स है, O2 माइनस 17 इलेक्ट्रॉन्स है, O2 16 इलेक्ट्रॉन्स है एंड O2 प्लस 15 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इनका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, इनका बॉन्ड ऑर्डर 2.5, इनका बॉन्ड ऑर्डर 1.5, इनका बॉन्ड ऑर्डर 1। तो ऑब्वियसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में O2 प्लस में सबसे ज्यादा होगा, O2 2 माइनस में सबसे कम होगा, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 3। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीअमाइड कैन बी मेड फ्रॉम। ऑब्वियसली पीएचबीसी एक उसका एग्जांपल है। तो वो आपका ग्लाइसिन से और अमीनो कैप्रोइक एसिड से बनता है। तो ग्लाइसिन का तो स्ट्रक्चर आपको पता होगा, NH2CH2COH एंड अमीनो कैप्रोइक एसिड NH2CH2 5COOH। तो इन दोनों से आप बायोडिग्रेडेबल पॉलीअमाइड फॉर्मेशन कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कॉलम 1 में कुछ लिस्ट है उनके प्रॉपर्टीज दिए हुए, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट्स है और राइट साइड में उनके प्रॉपर्टीज दे रखी है। तो सबसे पहले आपका लिथियम। तो लिथियम का पुअर वाटर सॉल्युबिलिटी मोस्ट अबंडेंट, कार्बोनेट सॉल्ट जो है लिथियम का डिकम्पोज हो सकता है। तो ए का हम ऑप्शन 4 कहेंगे, क्योंकि जो अगर हम बात करेंगे Li2CO3 तो ये डिकम्पोज होकर आपका Li2O और CO2 देता है। लेकिन अदर जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है उनके कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होते, थर्मली स्टेबल होते हैं। सो ए का 4 हो गया। हमारा अगला जो है वह है सोडियम। तो सोडियम के लिए अगर हम बात करेंगे, पुअर वाटर बाइकार्बोनेट सॉल्ट यूज्ड इन एक्सटिंग्विशर। तो इसमें हम बी का 3rd कह सकते हैं, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट का हम लोग एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में यूज करते हैं। उसके बाद है पोटाशियम। तो पोटाशियम की अगर हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली इसका हो जाएगा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द सेल फ्लूइड। पोटाशियम का अमाउंट काफी ज्यादा होता है। तो सी का आपका 2 हो गया, तो डी का ऑप्शन आपका बच जाएगा 1। सो इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल कॉम्प्लेक्स इज मोस्ट स्टेबल। आप यहाँ पे देखो En, En3, En2 एंड NH3O6। आपको पता है कि जितना ज्यादा अगर बाइडेंटेड लिगेंड होगा उतना ज्यादा चिलेटिंग होगा। तो En जो है वो एक बाइडेंटेड लिगेंड है। तो इसलिए अगर मेटल को अगर ये इस तरह से बाइडेंटेड से अगर तुम्हारा लिगेट करेगा तो क्या होगा कि एक तुम्हारा चिलेटिंग रिंग बनेगा। और अगर चिलेशन अगर इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली वहां पे जो आपका स्टेबिलिटी होता है वो कॉम्प्लेक्स का काफी ज्यादा होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3 चिलेटिंग यहाँ पे रहेंगे, तो ऑब्वियसली सेकंड का स्टेबिलिटी बाकी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एजी और ब्लास्ट फर्नेस ब्लिस्टर कॉपर। अच्छा, और उसमें क्या क्या आपका उसके कॉरस्पॉन्डिंग फर्नेस वगैरह है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एजी और, तो ऑब्वियसली एजी का जो और हम लोग कॉन्सेंट्रेशन करते हैं वो लीचिंग प्रोसेस से करते हैं NaCN का यूज करके। सो ए का हम कहेंगे 3rd। ब्लास्ट फर्नेस से क्या प्रोड्यूस होगा, पिग आयरन। सो बी का आपका हो जाएगा 2। उसके बाद है ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर कहाँ पे आपको मिलेगा, रेवेरबेरेटिव फर्नेस में। सो सी का 1। और ब्लिस्टर जो अपीयरेंस होता है वो SO2 के फॉर्मेशन के कारण होता है, तो इसलिए वो रेवेरबेरेटिव फर्नेस में आप कह सकते हो। फ्रोज फ्लोटेशन मेथड कहाँ हो जाएगा, तो आपका डी का हो जाएगा 4 सल्फाइड लोकली यूज करते हैं। तो 3 2 1 4 का कॉम्बिनेशन अगर देखें तो ऑप्शन 1 में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अच्छा आयोनिक रेडियाई आपको दिया हुआ है F माइनस का, O2 माइनस का, और आपसे N3 माइनस के कंपेयर करने के लिए कह रहा है। तो सिंपली आप इसमें क्या कर लोगे, देखो सभी में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, 10 इलेक्ट्रॉन सभी में है। तो सिंपली आप Z देख लो ना। तो Z की वैल्यू आप यहाँ पे देखोगे, एटॉमिक नंबर तो 7 है, यहाँ पर अगर आप Z की वैल्यू देख लोगे तो ये आपकी 8 है और यहाँ पे Z की वैल्यू 9 है। अगर Z की वैल्यू अगर इंक्रीज करती है तो कहीं ना कहीं Z इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज करेगी और इसलिए आपका जो साइज होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो N3 माइनस जो होगा उसका साइज दोनों से क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। सो इसीलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। हमारा अगला क्वेश्चन है, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटीज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ऑब्वियसली डेंसिटी जो है
आप इसको डायरेक्टली रेडिएट कर सकते हो मोलर मास से। ठीक है, आपका अल्काइल हाइड्राइड चैप्टर में भी ये चीज मेंशन है। तो मोलर मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी डेफिनेटली उसका ज्यादा होगा, और इसलिए आपका डी देन सी देन बी देन ए, सो करेक्ट ऑप्शन इज 1। Our next question is C6H5NO2। तो ऑब्वियसली बेंजीन है और उसमें एक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है जिसमें बोला जा रहा है SN और HCl। ऑब्वियसली रिडक्शन होगा, रिडक्शन होने के बाद ये आपका NH2 बना लेगा, दैट इज एनिलीन। तो ये आपका बन गया A। अब बोला जा रहा है कि इसमें आप डाइजो कपलिंग करा रहे हो, तो जब आप इसका डाइजो कपलिंग करा दोगे तो ऑब्वियसली यह एज अ इलेक्ट्रोफाइल इसके पैरा पे अटैक करेगा, और पैरा पे अटैक करने के बाद यहाँ पे आपका NH2 हो जाएगा, N डबल बॉन्ड N, और ये आपका लग जाएगा यहाँ पर इस तरह से रिंग। तो ये आपका क्या हो जाएगा, येलो कलर का आपका डाई फॉर्मेशन होता है, तो ये कपलिंग रिएक्शन भी कहलाता है। हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड। आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ बेंजोनाइट्राइल। ठीक है भाई, तो बेंजोनाइट्राइल ले लिया जाए और इसको 1 इक्विवेलेंट CH3 MgBr है, और फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस भी करा रहे हैं हम लोग। चलो देख लेते क्या बनेगा। हमें पता है CH3 माइनस जाके इस पे अटैक करेगा, तो ये आपका बन जाएगा C आपका CH3 डबल बॉन्ड NMgBr, NMgBr, एंड देन जब इसका हाइड्रोलिसिस आप कराते हो तो हाइड्रोलिसिस के बाद आपका ये हो जाएगा COCH3। तो ये जो मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे प्रोडक्ट P जो है, ये कौन सा यहाँ पर टेस्ट देगा, ऑब्वियसली देखने से ही लग रहा है आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा, हमारा पहला ऑप्शन। आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है द स्पिन ऑन द मैग्नेटिक मोमेंट इन फ्री टाइटेनियम। ओके ठीक है, यहाँ पे कुछ साइंस दिए हुए है, टाइटेनियम 3+, वैनेडियम 2+, स्कैंडियम 3+। स्कैंडियम 3+ में ऑब्वियसली 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। वैनेडियम 2+ की अगर हम लोग बात करें तो वैनेडियम 2+ में आपका 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और टाइटेनियम +3 में आपका 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा √3। यहाँ पे आपका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा आपका √15, और यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट 0, तो 1.73, 3.87 एंड 0। सो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। Which one of the following is correct structure for cytosine? तो cytosine का करेक्ट स्ट्रक्चर तो देखने में ही लग रहा है आपका, तो ये स्ट्रक्चर तो आपको मेमोराइज करना होगा, इसका कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन है नहीं इसमें। हमारा अगला क्वेश्चन आइडेंटिफाई द स्पीसीज हैविंग 1 पाई बॉन्ड एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब अगर हम SO3 का स्ट्रक्चर बना ले तो ऐसे ही पहला क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया क्योंकि 3 पाई बॉन्ड है। O2 का बना ले तो भाई यहाँ रेजोनेंस होगा नहीं, SO2 का बना ले तो भाई यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है आपका, CO3 2- का बना ले तो यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, और ऑब्वियसली इसका 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनेगा, तो दोनों क्राइटेरिया पे फुलफिल कर रहा है, सो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म्स इंटरस्टिशियल हाइड्राइड इजीली। ऑब्वियसली इसमें अगर हम बात करें तो क्रोमियम होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 7, 8, 9 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो इजीली हाइड्राइड फॉर्म नहीं करते हैं, और इसलिए इन्हें हम ठीक है हाइड्राइड गैप के भी नाम से जानते हैं, हाइड्राइड गैप के नाम से। तो इसलिए ये आपके हाइड्रोजन वाले चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा, वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन है कि ग्रुप 6 तक हाइड्राइड इजीली फॉर्म करता है, देन आफ्टर ग्रुप जो आपका हाइड्राइड उसका फॉर्मेशन डिफिकल्ट हो जाता है। सो 13 का करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा। ये दिया हुआ मैलिक एनहाइड्राइड पूछा जा रहा है, मैलिक एनहाइड्राइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, ठीक है, तो किससे बना सकते हैं, तो यहाँ पे ट्रांसट्रिब्यूट, अच्छा ये आपका एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है ट्रांसफॉर्म में। ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्म में तो आप इसको हिट कर नहीं सकते हो क्योंकि वाटर रिलीज नहीं होगा। अगर आप इसका सिस फॉर्म अगर आप ले लो, अगर आप इसका सिस फॉर्म ले लोगे, जैसे कि ये आपका हो गया COH एंड डबल बॉन्ड O, तो यहाँ से 1 मोल वाटर को रिलीज करके आप यहाँ पे मैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन जो है वो इजीली कर सकते हो, तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सिस ब्यूटो इन डाइकोइक एसिड, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ब्रेक्स डाउन रेडिएशन इन द विजिबल एनर्जी रीजन एंड रिलीजेस क्लोरीन गैस। नहीं, क्लोरीन गैस में रिलीज नहीं होता है क्योंकि जो CFC होता है वो आपके रेडिएशन के प्रेजेंस में Cl रेडिकल फॉर्म करता है, ना कि क्लोरीन गैस, इसलिए पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन ऑक्साइड टू गिव नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस, ये भी आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि जब O3 जो नाइट्रोजन ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो ये आपका NO2 और O2 बनाता है, तो दोनों स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, सो इसलिए आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद है हमारा क्वेश्चन है इसमें ETOH। देखो ध्यान से, यहाँ पर आपका किसका फॉर्मेशन होगा, तो हेमी एसिटल देन एसिटल, क्योंकि एक्सेस में लिया हुआ है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बना ले रहा हूँ Br, ये आपका हो जाएगा CH, और यहाँ पे मैंने लिख दिया OET और OET, ये आपका बन गया एसिटल। ठीक है, तो जब आप इसमें कराओगे तो ये आपका बन जाएगा प्रोडक्ट A। अब यहाँ पे जब आप टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन लेते हो और जब आप इसे हिट करते हो तो ऑब्वियसली एलिमिनेशन करेगा तो Br को इस कार्बन से निकाल देगा। ठीक है, एक यहाँ पे और कार्बन आपका कम हो रहा है, तो एक और मैं यहाँ पे कार्बन बना दूं। ठीक है, एक और कार्बन और यहाँ पे Br, तो ये Br को रिमूव करेगा और ये ब्यूटॉक्साइड जो है वो इस H को यहाँ से लेकर चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे आपका हो जाएगा OET और ये OET। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1। हमारा अगला जो है वो है क्वेश्चन, अच्छा देखो ये आपको डायरेक्ट सरफेस केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से पूछ दिया गया है। एनसीईआरटी में एक कोलाइडल सॉल्यूशन में एक एग्जांपल का एक बॉक्स दिया हुआ होगा, डायरेक्ट टेबल से क्वेश्चन उठा के पूछ दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो चीज है वो किसका एग्जांपल है, तो ऑब्वियसली ये आपका डिस्पर्शन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड यानी ए का आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है प्यूमिस स्टोन किसका एग्जांपल है, तो ये जो एग्जांपल है वो आपका गैस इन सॉलिड है यानी कि बी का आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद है हेयर क्रीम लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल होता है, सो ये सी का आपका हो जाएगा 1। सो 4 3 1 हो गया। उसके बाद डी आपको पूछा जा रहा है क्लाउड, तो क्लाउड क्या है भाई, लिक्विड इन गैस है तो 2। तो 4 3 1 2 का कॉम्बिनेशन अगर चेक करोगे तो ये कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा ऑप्शन 4 में। सो करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। हमारा अगला है व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट पी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो ध्यान से, ये 7 मेंबर रिंग है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ठीक है एक्सपेंशन होने का जो चांस है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है तो जब यहाँ पे जैसे ही डाइजोनियम बनेगा तो वाटर के अटैक के थ्रू यहाँ पे क्या लग जाएगा, आपका एल्कोहल ग्रुप आपका लग जाएगा। इसलिए अगर आप यहाँ पे इसे अगर आप देखोगे तो ये आपका CH3 और यहाँ पे पहले बनेगा N2 प्लस Cl-, लेकिन चूंकि मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है तो ये N2 यहाँ से रिलीज होके और यहाँ पे वाटर के अटैक से क्या बन जाएगा, अल्कोहल, और कोई रिंग कॉन्ट्रैक्शन वगैरह नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे करेक्ट प्रोडक्ट आप ये बना सकते हो। लेकिन चूंकि क्लासिकल कार्बोकेटायन बनता है तो इसलिए ये कार्बोकेटायन रीअरेंज होके यहाँ पे जा सकता था और उसके बाद रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो सकता था और 6 मेंबर वाला जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल बन सकता था। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट बन सकता था। लेकिन अगर मैं ऑप्शन को देखूं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ठीक है वो आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा। सो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाया, अदरवाइज आप इसको निकाल कर रिंग कॉन्ट्रैक्शन करा के डिजायर प्रोडक्ट जो है वो बना सकते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन विच चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज 5। ऑब्वियसली यहाँ पे आपका +6 है तो 3 का चेंज हो रहा है, +7 से +2 जा रहे हैं 5 का चेंज हो रहा है, और यहाँ पे आप +3 से जो है वो +4 में जा रहे हैं तो 1 का चेंज हो रहा है, और यहाँ पे आप +6 से +3 में जा रहे हैं तो 3 का चेंज हो रहा है, तो 5 का चेंज जो है वो ऑप्शन 2 में हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ठीक है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। वो मॉलिक्यूल ज्यादा एसिडिक होगा जहां पे H निकालने से उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाए। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ से H अगर रिमूव कर लो तो नेगेटिव चार्ज में इसकी कैरेक्टर हो जाएगी एरोमेटिक कैरेक्टर, और जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और इसलिए हाईली एसिडिक भी होगा। लेकिन अगर आप यहाँ निकाल लो तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ निकालोगे तो सिंपली +I और +I का ही इफेक्ट लगने वाला है, तो उतना ज्यादा स्टेबल यहाँ पे एनायन बनेगा नहीं। आप यहाँ निकाल सकते हो लेकिन ये नेगेटिव चार्ज जो है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस इसके रिस्पेक्ट में कई ज्यादा होगा क्योंकि इसके कारण यहाँ पे एरोमेटिक कैरेक्टर है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। हमारा अगला क्वेश्चन है सिस्टम डज 200 जूल ऑफ वर्क, दैट मींस -200 जूल साइन कन्वेंशन से, एट द सेम टाइम 150 जूल ऑफ हीट को ये अब्सॉर्ब कर ले रहा है तो +150 जूल। तो फर्स्ट लॉ से डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W, सो ये आपका हो जाएगा -50 जूल इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। मैग्नीट्यूड हमसे पूछा था तो आंसर आपका हो जाएगा 50। हमारा अगला क्वेश्चन है एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन हैज अ स्पीड ऑफ दिस। ठीक है, स्पीड आपका दिया हुआ है 5 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, और उसमें जो अनसर्टेनिटी है वो 0.02% की है। सो आप डेल्टा V में जो अनसर्टेनिटी है वो निकाल सकते हैं 5 × 10⁻⁶ × 0.02/100, दैट इज ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 यानी कि तुम्हारा 5 to 10 इंटू
अगर आप इसे कर दो 40 तो 10 इंटू 10 पावर हो जाएगा आपका 2 यानी कि 1000। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, तो लगा दो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई एम इंटू डेल वी। तो h की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 बाई 4 इंटू 3.14 इंटू मास की वैल्यू इलेक्ट्रॉन है तो -31 इंटू डेल्टा वी 1000। तो जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आपका ये जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 57.78 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। और जब आप इसे अप्रोक्सीमेशन ले लोगे तो ये आपका हो जाएगा 58। नियरेस्ट इंटीरियर में पूछा था। हमारा अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 4f ऑर्बिटल्स ऑफ हॉल्मियम। तो देखो ये जो हॉल्मियम है पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन कर ले। तो जेनॉन के हो गए 54 एंड देन उसके बाद 6s2 हो जाएगा 56। तो 4f में कोई क्योंकि कोई एक्सेप्शन नहीं होता है तो 4f 11 हो गया। अब यहाँ पे 3+ आपको निकालने के लिए बोल रहा है तो हॉल्मियम आपका 3+ का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा जेनॉन 4f10 6s0। तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका 10। हमारा अगला क्वेश्चन है Br2। आपको पता है Br2 और CCl4 का जो एडिशन होता है वो एडिशन होता है एंटी एडिशन। अगर ये एंटी एडिशन होगा और ये हमारा सिस है तो ऑब्वियसली रेसमिक का फॉर्मेशन होगा। और अगर रेसमिक का फॉर्मेशन होगा तो CH3CH3H Br एंड BrH और प्लस एक इसका मिरर इमेज हो जाएगा CH3CH3 ये आपका BrH और यहाँ पे H और Br। सो दो प्रोडक्ट आपके बनेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। हमारा अगला क्वेश्चन है फॉर अ केमिकल रिएक्शन A2B it was found that concentration of B is increased by 0.2 ओके इन 30 मिनट। सो रेट कितना हो जाएगा, तो एवरेज रेट कितने से चेंज हो रहा है 0.2 से। लेकिन आप ध्यान से देखो यूनिट का बस खेल है यहाँ पे 0.2 मोल पर लीटर है। यहाँ पे ये मिनट दिया और आंसर पूछ रहा आपसे आवर में, बस यहीं पे गड़बड़ होगा बच्चे। तो आपको क्या करना है बच्चे 30/60 कर देना है। आवर में चेंज हमने कर दिया तो 0.2/0.5 हो गया। अब यूनिट आ गया मोल पर लीटर पर, यहाँ पे आपका आ गया आर, यहाँ पे 0.2। ठीक है। सो ये अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे कितनी हो जाएगी आपकी वैल्यू 4 इंटू 10 का -1। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 4। हमारा अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन। तो ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना हो जाएगा, तो 1 2 आपका यहाँ से काउंट कर लोगे तुम्हारा तो 1 2 3 हो जाएगा। तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे हो जाएगा 3। हमारा अगला क्वेश्चन है assuming that the pH whole twice is completely ionized in aqueous solution under the given condition the concentration of H3 plus ions in the। ठीक है, यहाँ पे आपको OH माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो दे दिया गया है 0.005 चूंकि 2 OH माइनस इसमें प्रेजेंट है एक मोल में। सो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे सो ये आपका हो जाएगा 0.01। सो यहाँ से आप OH की वैल्यू निकाल लोगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस लॉग ऑफ 10 टू पावर -2 दैट इज 2। तो ये आपका pH 2 आ गया। तो pH कितना हो गया आपका 12 और इसलिए H प्लस की कंसंट्रेशन हो जाएगी 1 × 10⁻12। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1। Our next question is pointed gram of an organic compound was analyzed by Zeldar method for the estimation of nitrogen if the percentage of the nitrogen। okay, percentage nitrogen का दिया हुआ। सपोज हमने molecular formula CFCpHqNZ हमने मान लिया। तो यहाँ से अगर हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं Z इंटू, ठीक है, इसका जो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास बाई टोटल मोलर मास इनटू 100। तो यहाँ पे आपका ये दे रखा है 42। तो 42 और ये आपका हो जाएगा 42 बाई यहाँ पे Z/m का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 42/100 और इंटू 14 इज इक्वल्स टू आपका Z/m का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से Z/m की वैल्यू आपकी आ गई 0.03। अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ से आपने Z/m निकाल दिया। अब आप देखो कि ये प्रोड्यूस कर रहा है तुम्हारा अमोनिया गैस। तो अब इन दोनों में हम POC लगा देते हैं। तो POC लगाने में क्या हो जाएगा Z इंटू इसकी वेट कितनी दे रखी है 0.8 बाई मोलर मास इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 इंटू मोल्स ऑफ अमोनिया। तो यहाँ से अमोनिया का मोल्स कितना हो जाएगा बच्चे, तो Z/m का रेशियो हमने पहले से निकाल रखा है 0.03। तो 0.03 इंटू 0.8, ठीक है। सो यहाँ से ये आपका हो गया 0.024 मोल्स आ गया। अब आपको क्या निकालना है कितना H2SO4 के लिए होगा आपका यूज। तो क्या लिख सकते हो इसको डायरेक्ट मिलीमोल्स का टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम लिख सकते हैं क्या 0.024 और सपोज जो है इसका वॉल्यूम जो है वो हमने V मान लिया इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे H2SO4 का 1m और यहाँ पे 2H है
तो 1 इंटू 2, ठीक है, ये आपका हो गया मिलीमोल्स। अब मिलीमोल्स ऑफ आई तुम्हारा क्या कर देंगे 1000 कर देंगे। सो यहाँ से V की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 ml। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 12 ml। हमारा अगला क्वेश्चन है when 3 gram of the substance X is dissolved in 100 gram of CCl4। ओके, डेल्टा टीबी का क्वेश्चन है, तो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम लोग केबी इंटू मोलालिटी। डेल्टा टीबी 0.6, केबी का वैल्यू दी हुई है 5 इंटू मोलालिटी को क्या लिख सकते हैं 3 बाई मोलर मास और इंटू क्या हो जाएगा 100 और ये आपका केजी में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ से मोलर मास की वैल्यू आ जाएगी 250 ग्राम पर मोल, 250 ग्राम पर मोल। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 250। हमारा अगला क्वेश्चन है एन एलपीजी सिलेंडर कंटेन्स गैस एट प्रेशर ऑफ 300 kPa एट 27 मीन्स P एंड T जो है ये वेरी कर रहा है, अदर पैरामीटर कांस्टेंट है। तो आप क्या लिख सकते हो P1 by T1 इक्वल्स टू P2 by T2। सो P1 इज 300 किलो पास्कल। आप ध्यान देना ये पास्कल में, किलो पास्कल में, बाई 27 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में कन्वर्ट कर दोगे तो 300 केल्विन इज इक्वल्स टू यहाँ का प्रेशर है 1.2 इंटू 10 टू द पावर 6 पास्कल। तो जब आप इसको किलो में कन्वर्ट कर लोगे तो 1200 किलो पास्कल। अब भाई यहाँ का टेम्परेचर निकालना है। सो टेम्परेचर आ गया आपका 1200 केल्विन। अब देखो ध्यान से, जब केल्विन में आ गया तो आप डिग्री सेल्सियस में कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में पूछा है क्वेश्चन, तो इसलिए डिग्री सेल्सियस में आपका हो जाएगा 927 डिग्री सेल्सियस, माइनस कर देंगे 273। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 927। ठीक है, सो ये हमारा हो गया कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन 25 जुलाई इवनिंग सेशन का पेपर का। ठीक है, सो पेपर का आपको भी लेवल अब पता चल गया होगा कि मॉडरेट था। तो इस तरह से हम लोग मिलेंगे अगले सेशन के पेपर के साथ। तो यहाँ के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।